हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉमर्स विद इन क्लासेस। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज का वीडियो जीएसटी के ऊपर है। जीएसटी में जो हाल ही के अंदर डिमांड निकली है जीएसटी-R1 और जीएसटी-R3B के डिफरेंस पर, तो चलिए देख लेते हैं हम क्या किस चीज़ के बारे में है ये। और जैसे कि देख सकते हैं जीएसटी-R1 और जीएसटी-R3B में अंतर डिफरेंस डिमांड नोटिस के बाद ही मामलों का निपटारा किया जाएगा। अब जीएसटी में डिमांड आना शुरू हो चुकी है, तो डियर टैक्स पेयर अब सावधान हो जाइए आप। ठीक है, क्या है सेक्शन, किस तरीके की डिमांड है, किस चीज़ के बारे में है, ये जानना भी ज़रूरी है। सब सेक्शन ऑफ 12 सेक्शन 75 ऑफ द CGST एक्ट 2017 के बारे में है। वेयर एनी गवर्नमेंट अमाउंट ऑफ सेल्फ एसेस टैक्स इन अकॉर्डेंस विद द रिटर्न फर्निश अंडर सेक्शन 39 GST-R1 इसमें अनपेड रहता है, इधर होली और पार्शली, यदि टैक्स जो है आपका वो अनपेड है, अभी तक आपने पे नहीं किया है, गवर्नमेंट को चुकाया नहीं है, तो या वो पार्शली हो या पूरा हो। ठीक है, एनी अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पेबल ऑन सच टैक्स, और जैसे टैक्स पे कोई इंटरेस्ट भी लगा है नहीं चुकाने की वजह से, वैसा भी अनपेड रहता है, तो सेम सेल बी रिकवर्ड अंडर द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 79, तो वो सेक्शन 79 के तहत आपसे वसूल किया जाएगा। ध्यान दें, सेक्शन 79 के तहत आपसे वसूल किया जाएगा। ठीक है, अवैतनिक रहती है, यहाँ हिंदी में भी आप देख सकते हैं जैसे कि। ठीक है, एडिशनल नोटिफिकेशन अभी आया है, अर्लियर का पहले का नोटिफिकेशन था जो कि 1/1/2022 से लागू हो चुका है। फाइनेंस एक्ट 2021 सबसेक्शन ऑफ 12 सेक्शन 75 shall include all the tax payable in respect of outward supplies, details of which have been furnished under section 37 but not included in the return furnished under section 39। ठीक है, देखते हैं नोटिस क्या कहना चाहता है। It is clear that where the tax payable in respect of details of outward supply furnished by the registered person in GST-R1 has not been paid through the GST-R3B, जो कि पेड नहीं की गई है GST-R3B के द्वारा, either wholly or partially any amount of interest payable on such tax remains unpaid. In such cases, the tax short paid or such self-assessed and self-admitted liability and the interest thereon are liable to be recovered under the प्रोविजन ऑफ सेक्शन 79। ये वही है, उसके बारे में है कि सेक्शन 79 के अंदर द्वारा आपके द्वारा ये जो है यदि पे नहीं किया गया है तो आपसे वसूल किया जाएगा। रीजंस क्या क्या है डिफरेंस रहने के GST-R1 और GST-R3B के बीच में, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो देयर में बी हावेवर बी सम केसेस वेयर देयर मे बी ए जेन्यून रीजंस फॉर डिफरेंस बिटवीन डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज। ओके, तो कुछ रीजंस हो सकते हैं जो कि द पर्सन में हैव मेड typographical error or may have wrongly reported any detail in GST-R1, GST-R3B. Such errors or omissions can rectify by the said person in subsequent GST-R1 और GST-R3B। टाइपोग्राफिकल, ये टाइप करते समय यदि आपने गलत गलत चढ़ा दिया हो, अमाउंट गलत चढ़ा दिया हो और आपने अगले GST-R3B के अंदर इसको रेक्टिफाई कर दिया हो, उस समय की GST-R3B या GST-R1 में जो डिटेल डाली गई थी उसको अगले अगले महीने की GST-R1 और GST-R3B के अंदर आपने सही किया हो, तो उससे एरर आ सकता है। बिल्कुल, दोनों में डिफरेंस पैदा होंगे GST-R1 और GST-R3B के द्वारा, तो आपसे गवर्नमेंट नोटिस के थ्रू इसके बारे में पूछ सकती है। ठीक है, नेक्स्ट है जैसे कि वेयर सप्लाई कुड नॉट बी डिक्लेयर द रजिस्टर्ड पर्सन इन GST-R1, सप्लाई आपने नहीं बता रखी है GST-R1 के अंदर कि कहाँ सप्लाई करी है और अर्लियर टैक्स पीरियड की, थ्रू द टैक्स ऑफ द सेम वॉज पेड ऑन बाय करंटली रिपोर्टिंग द सेट सप्लाई इन GST-R3B में आपने जो कि शो कर रखा है उस आपने पेड कर दिया है उस टैक्स को। डिटेल्स ऑफ सच सप्लाईज में नाउ बी रिपोर्टेड बाय द रजिस्टर्ड पर्सन इन द GST-R1 ऑफ द करंट टैक्स पीरियड, उसमें आपने करंट टैक्स पीरियड में दिखा दिया, फिर इसको अगले महीने के देयर कुड बी अ मिसमैच बिटवीन GST-R1 एंड GST-R3B, तो लाइबिलिटी रिपोर्टेड इन GST-R1 वो हमेशा बड़ी होगी, ग्रेटर देन होगी टैक्स पेड इन GST-R इन द करंट टैक्स पीरियड। ठीक है, तो जहाँ पहले कर अवधि के GST-R1 में पंजीकृत व्यक्ति द्वारा आपूर्ति की घोषणा नहीं की जा सकती थी, हालांकि GST-R3B में उक्त आपूर्ति को सही ढंग से रिपोर्ट करके उस पर कर का भुगतान किया गया था, ऐसे आपूर्ति का विवरण अब पंजीकृत व्यक्ति द्वारा वर्तमान कर अवधि के GST-R1 में सूचित किया जा सकता है। ऐसे मामले में वर्तमान कर अवधि में GST-R1 और GST-R3B यानी GST-R1 में रिपोर्ट की कर देयता GST-R3B से ज़्यादा होगी, भुगतान किया कर के बीच एक गलत मिलान हो सकता है। और क्या कारण रह सकते हैं, जैसे गलत टेबल में आपने डाटा को दिखा दिया दोनों में से किसी में भी, GST-R1 और GST-R3B में, तो उसमें मिसमैच पैदा होगा।
आपने कोई बिल बनाया, बाद में किसी महीने में कोई क्रेडिट और डेबिट नोट बनाया जा रहा है, ठीक है, तो उससे भी मिसमैच पैदा हो सकता है, बिल्कुल अंतर की राशि आएगी। जीएसटीआर 3B में छोड़े गए, लेकिन जीएसटीआर 1 में घोषित अपंजीकृत व्यक्तियों को इंटरेस्ट रेट आपूर्ति कर दी गई। जीएसटीआर 3B में तो उसको आपने दिखाया नहीं, और जीएसटीआर 1 में आपने उसको अनरजिस्टर्ड व्यक्तियों को इंटरेस्ट रेट्स आपूर्ति की है, ठीक है, आउटवर्ड सप्लाई जो की है वो इंटरेस्ट रेट है, ओके। नेक्स्ट है टैक्स तो सही था, लेकिन सीजीएसटी और एजीएसटी की जगह आईजीएसटी या उल्टा दिखा दिया आपने, रिवाइस वर्सेस कर दिया इसका। आईजीएसटी दिखाना था, सीजीएसटी और एजीएसटी दिखा दिया आपने, और आईजीएसटी की जगह आपने सीजीएसटी और एजीएसटी दिखा दिया, ठीक है। और जीएसटीआर 1 जाने के बाद आप कोई बिलों के अंदर संशोधन कर रहे हैं, ठीक है, जो कि आप अगले महीने में दिखा रहे हैं फिर उनको, तो इससे भी जीएसटीआर 1 के अंदर डिफरेंस पैदा होगा जीएसटीआर 3 में भी। व्हाट विल हैपन, तो आपको एक रीजनेबल टाइम दिया जाएगा, ठीक है। जो पेमेंट बाकी रह गया है, शॉर्ट पेमेंट किया है आपने कोई टैक्स का, आपने आधा पेमेंट किया है, पूरा पेमेंट नहीं कर पाए, तो आपको उसको रीजनेबल टाइम देगा पे करने के लिए, गवर्नमेंट निकाल के देगी नोटिस आपको, ठीक है, जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3 के बीच में। और आपको ऐसे एक्सप्लेन करना पड़ेगा रीजंस क्या रीजंस रहे फॉर सच शॉर्ट पेमेंट और नॉन पेमेंट ऑफ टैक्स का है। सेटिस्फेक्शन ऑफ प्रॉपर ऑफिसर और pays the amount such paid, short paid or not paid, then there may be not be any requirement to initiate a proceeding to recover under section 79। यदि सेटिस्फेक्शन हो जाता है प्रॉपर ऑफिसर, यदि जो ऑफिसर आपको जिस वार्ड के ऑफिसर आपको जिस जुडिशेक्शन में आप आते हो उसके वार्ड का ऑफिसर आपसे संतुष्ट हो जाता है आपके रिप्लाई सेटिस्फेक्शन से, तो वो आगे की कोई प्रोसेसिंग नहीं करेगा, ठीक है। तो ये अच्छी बात है, संतुष्ट करना ही पड़ेगा उसको आपको बिल्कुल। क्या होगा यदि अंतर सही साबित ना कर पाए तो, ठीक है। तो however if the said registered person either fails to reply on the proper officer or fails to make the payment of such amount short paid or not paid within the time prescribed in the communication or such further period as may be permitted by the proper officer, then the processing for recovery of said amount as per provision section 79 may be initiated by the proper officer। यदि आप उसको सब नहीं कर पाए तो खतरनाक वाला अच्छा खासा एक्शंस बिल्कुल प्रॉपर ऑफिसर के द्वारा लिए जाएगा, जो भी वार्ड के अंदर आप आते हैं, ठीक है, परमिटेड ऑफ बाय द प्रॉपर ऑफिसर, ठीक है। तो ये है भुगतान की गई कम या भुगतान की राशि का भुगतान करने में विफल रहता है तो भुगतान नहीं किया जाता, तो संचार में निर्धारित समय के भीतर या उचित अधिकारी द्वारा अनुमति दी जा सकती है। तो उक्त राशि की वसूली के लिए धारा 79 के प्रावधानों के अनुसार उचित अधिकार द्वारा कार्यवाही की जा सकती है। तो इस वीडियो में गाइस बस इतना ही, और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो के अंदर। ये वीडियो आपको कैसा लगा और बताइएगा मैं कमेंट करके, ठीक है। थैंक यू।